students. How are you? Fine? Should be fine. Now, today I will teach you the special phenomenon of quantum physics is photoelectric effect प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक कह सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स जो आपकी आधुनिक भौतिकी है उसके अंतर्गत होने वाली ये घटना है। और इसके बाद में ही जो आजकल हम तरह तरह के डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, लेज़र का यूज़ करते हैं, आप लोग जो है एलईडी का यूज़ करते हैं, वो सब इसी घटना के बाद में खोजा जा सकता है। चलिए हम इसके कुछ इतिहास के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद में इसकी डेफिनेशन, इसमें कुछ इसके एसम्पशन हैं उनकी हम बात करेंगे और बाद में आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन जिसके लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इसके बाद में फाइनली हम जो है इसकी जो भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो नाउ स्टार्ट। हाँ, थोड़ी बात आप लोगों से मैं कहना चाह रहा था भाई, आप लोग घर में हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है और घर में ही रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। फिजिक्स का एक सीधा सा रूल है जो मैं अपनी लाइफ पर बहुत फॉलो करता हूँ और आप लोग भी उसको समझें, पर आप सब लोगों ने हैं उसको भी अपने जीवन पर फॉलो करें। भाई ऊर्जा की हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते, कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। अपनी जो भी नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में है उनको निकाल दीजिए, उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए। प्लस प्लस में अट्रैक्शन होता है, हमने अभी तक पढ़ा है प्लस माइनस में, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ाऊँगा आप लोगों को मैं। प्लस और प्लस भी एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है, तभी तो न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं, अट्रैक्शन कहीं ना कहीं है। तो जैसे हम जितना पॉजिटिव सोचते हैं तो सारी पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ खींच रही है, और हम अगर नेगेटिव होते हैं तो सारा सब कुछ तरह से नेगेटिविटी होती है। सेकेंड, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। एक अपॉर्चुनिटी को नियमित कीजिए। कोविड-19 कोई बीमारी नहीं है, आप समझ रहे हैं कोविड-19 है, घर में बैठे हैं, भाई बीमारी है बहुत बड़ी, हम चाहे उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। भाई आप अपने सामाजिक बनिए, अपने परिवार से थोड़ा जुड़िए, थोड़ा आसपास के लोगों से जुड़िए। साथ ही साथ आप लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला है इस कोविड-19 के कारण से टेक्नोलॉजी से जुड़ने। आज हम टेक्नोलॉजी, आज जहाँ देखो वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, सब जगह ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं, तो आप भी उस चीज़ को उपयोग कीजिए। और शुरू में थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन बात के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो बी कॉन्फिडेंट और हमेशा मुस्कुराते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पर लेके चलते हैं कि शुरुआत में न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक, इसको आप लोग जानते हैं, इसने ये कहा था कि जो आपका लाइट है, जो प्रकाश है, ये प्रकाश जो होता है वो किरणों के रूप में चलता है और किरणों के रूप में चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। भिन्न भिन्न रंगों का आभास हमें इस किरणों की ऊर्जाओं में अंतर के कारण से होता है। भिन्न भिन्न रंग हमें इस ऊर्जा के अंतर के कारण दिखाई देते हैं। जब ये किरणें की सरफेस पर जाती है और टकराकर लौट के आती है तो हमें उस वस्तु की उपस्थिति का आभास होता है। और इसकी सहायता से इसने बहुत सक्सेसफुली जो प्रकाश का आपका है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन, और प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन आदि को इसने बहुत सक्सेसफुली इसने वर्णित किया। लेकिन बाद में कुछ और घटनाएं सामने आई और कुछ घटनाएं ये थी, एक तो आपका था व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, और आपका जो था विवर्तन, रिफ्रैक्शन, फिर जो है आपका ध्रुवण, पोलराइजेशन,
इन सबको जो है ये जो न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत है, जो पीरियड सिद्धांत है, वो समझा नहीं पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसको सक्सेसफुली इसने एक्सप्लेन कर दिया, परंतु इन तीनों घटनाओं के लिए व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसी के आधार पर, इसी के बाद में जिस बार इन तीनों की व्याख्या करने के लिए हम जो ये हाइगन नाम का वैज्ञानिक है, ये हाइगन नाम का वैज्ञानिक तरंग सिद्धांत लेके आया और इसने ये कहा कि भाई प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है और इसे सक्सेसफुली इनको 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 इन सब घटनाओं की इसने व्याख्या कर। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए क्वांटम फिजिक्स अस्तित्व में आई और उसके अस्तित्व में आने के बाद में कुछ और घटनाएं, जैसे आपका जो है एक तो यही है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम अच्छी तरह से जो है डिस्कस करेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव है आपका, ठीक है। रमन प्रभाव है, रमन स्पेक्ट्रा के बारे में आप लोगों तक इतना पढ़ा नहीं होगा। रमन इंडिया के वैज्ञानिक थे और नोबेल पुरस्कार भी मिला था इन्होंने जो है हाइड्रोजन एटम को जो है हाई इंटेंसिटी के मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके दोनों साइड में दो अलग से लाइनें इन्होंने देखी थी, ऑब्जर्व की थी, जिन लाइन्स को कहते हैं स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन्स। उसके बारे में डिस्कस किया। तो रमन प्रभाव है, उसकी व्याख्या कॉम्पिटन प्रभाव है, इसकी व्याख्या, ये कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनकी व्याख्या ये सिद्धांत भी नहीं कर पा, ये सिद्धांत भी नहीं कर पाए। तो अब इसकी व्याख्या करने के लिए फिजिक्स ने एक नया कॉन्सेप्ट जन्म लेता है और वो कॉन्सेप्ट है प्रकाश के कण प्रकृति का, या कह सकते हैं प्रकाश की, ये कह सकते हैं अपन पैकेट प्रकृति, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश की फोटोन प्रकृति। फोटोन का इसलिए यहाँ पर अस्तित्व सामने आया और प्रकाश की जो क्वांटम सिद्धांत है, इस क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करके जो है इन घटनाओं की व्याख्या इजीली की जा सकती है। हमें ई की व्याख्या करनी तो हमें इसको मानना पड़ेगा, इसकी व्याख्या करनी है तो हमें क्वांटम सिद्धांत को मानना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ड्यूअल नेचर लाइट का यहाँ पर होता है, ड्यूअल नेचर होता है प्रकाश, ठीक है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। डी ब्रोगली ने इसके बारे में एक इक्वेशन भी दी थी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं अभी प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या होता है ये, और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ एसम्पशन है जो हमारे बेटे उसके करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नाउ प्रकाश विद्युत क्या होता है कि जब कोई मैग्नेटिक सरफेस, ये आपकी मैग्नेटिक सरफेस है, ठीक है, ये मैग्नेटिक सरफेस है। मैग्नेटिक मैंने आप अच्छे जानते हैं, मेटल में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। साथ साथ ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस पर इधर उधर जो है गति करते रहते हैं, मूव होते रहते हैं, इधर से जाते रहते हैं और इस तरह से जो है यहाँ पर ये घूमते रहते हैं। भाई अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पर, लेकिन सरफेस पर भी एक लेयर के रूप में, यहाँ पर रूम में शो कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में इजीली है, इसीलिए, ठीक है ना। तो क्या होता है भाई, जब मैग्नेटिक सरफेस, हाँ एक चीज़ हो, इस मैग्नेटिक सरफेस पर हम क्या कर देते हैं, जो एक फोटो सेंसिटिव और जैसे लाइट सेंसिटिव मेटल, जैसे आपका जो है बेरियम ऑक्साइड, इस बेरियम ऑक्साइड का यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। बेरियम ऑक्साइड को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। तो बेरियम ऑक्साइड का यहाँ लेप कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है, जब कोई लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करता है, ये लाइट आया और लाइट स्ट्राइक करता है इसके ऊपर, तो इस लाइट को हम न तो वेव की भांति मान रहे हैं, न हम मान रहे हैं इसको जो है आपके रेज की भांति, किरणों की भांति। हम यह मान रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में चलता है। छोटे छोटे पैकेट्स होते, छोटे बंडल्स होते, उन बंडल्स के रूप में यहाँ पर ये आता है और इन पैकेट्स को, इन बंडल्स को हम कहते हैं फोटॉन, ठीक है। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटॉन। मतलब प्रकाश जो होता है फोटॉन्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता है और ईच फोटॉन, प्रत्येक फोटॉन की जो एनर्जी होती है E = H होती है। जहाँ पर E एनर्जी है, H जो है यहाँ पर
आपका प्लांक स्थिरांक है, प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, और इसकी वैल्यू होती है 6.623 × 6.623 × 10⁻34 जूल/सेकंड। और न्यू जो होती है यहाँ पर आवृत्ति, यहाँ पर क्या कहलाती है आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये यहाँ पर। तो जैसे ये लाइट, इसमें से बहुत सारे फोटॉन है, इसके बहुत सारे, बहुत सारे फोटॉन है। तो जैसे ही ये फोटॉन, जैसे हर फोटॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, E=hν। ईच फोटॉन की बात कर रहा हूँ, ईच फोटॉन की एनर्जी कितनी है, E=hν। जैसे ही फोटॉन इसमें स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करते ही क्या होता है कि यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी सरफेस को छोड़ करके क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। और यही फेनोमेनन कहलाता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मतलब जब किसी धात्विक सतह पर निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता, ये अभी चर्चा करूंगा इसका प्रकाश निश्चित आवृत्ति निश्चित तीव्रता का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को ग्रहण करके अपनी सतह छोड़कर बाहर आ जाते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अभी तक आप लोगों ने वायर थे, वायर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ रहे हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है, वो सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हमने इस चीज़ को माना था। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सरफेस के बाहर आ रहा है, इसलिए एक स्पेशल टाइप का फेनोमेनन है। अब क्या करेंगे, यदि इस इलेक्ट्रॉन को किसी अपन कलेक्टर प्लेट की सहायता से, किसी संग्राहक प्लेट की सहायता से इकट्ठा कर ले और घुमा करके इसको यहाँ से वापस जोड़ दें, क्योंकि जोड़ना पड़ेगा, सर्किट पूरा करना पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर के, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ आकर के वापस से इस सरफेस पर आ जाते हैं, और यहाँ से करंट फ्लो हो जाता है, यहाँ से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो ये करंट फ्लो लगता है, इस करंट को अपन बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा यहाँ पर प्रवाहित। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जैसे इन फोटॉन्स ने यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ पर जैसे ये आए, तो इन्होंने आगे क्या किया, अपनी सारी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, और ये इलेक्ट्रॉन को पहले ही बाहर आना चाह रहा था, इसकी इच्छा थी बाहर आने की, इसको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी, उस ऊर्जा को ग्रहण किया इस इलेक्ट्रॉन ने, इस अपनी सरफेस को छोड़ करके क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, और बाहर आकर के इस तरह से मूव हो गया। ये होती है पूरी घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव। यदि अपन सर्किट को पूरा कर दे, इस प्लेट को वापस लगा के जोड़ दें, तो उस कंडीशन में यहाँ से जो है धारा बहना चालू हो जाती है, इस धारा को बोलते हैं प्रकाश विद्युत धारा। यही घटना कहलाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको हम बेरियम ऑक्साइड का लेप करते हैं, क्योंकि बेरियम ऑक्साइड प्रकाश को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, अधिक से अधिक प्रकाश क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है, उसके किसी भाग को या बहुत कम भाग को परावर्तित करता है, मोस्टली भाग को अवशोषित कर लेता है। जब मोस्टली फोटोन अवशोषित हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एब्जॉर्ब होने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये घटना कहलाती है आपकी प्रकाश विद्युत। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहली चीज़ में कही गई कि यहाँ से जो आपतित आपका फोटॉन्स है, उसकी प्रत्येक की एनर्जी कितनी है, E=hν है, लेकिन इसकी जो आवृत्ति है, जो भी फोटोन आ रहा है, आवृत्ति बढ़ेगी तो ऊर्जा बढ़ेगी, और आवृत्ति जो है इसकी, उस आवृत्ति का मान ग्रेटर देन और इक्वल देन किसी एक निश्चित मान की आवृत्ति, जिसे अपन बोलते हैं पहली आवृत्ति, और इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति पहली आवृत्ति से अधिक नहीं है, तब तक धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और हमें उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के लिए पहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति के प्रकाश को डालना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एक सरफेस ले ली मैंने, ये सरफेस ली, और इस सरफेस पर यहाँ जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के सरफेस, समझने के लिए कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ से कुछ फोटॉन्स ऑपरेट करता हूँ, ये फोटॉन्स हैं, ये कुछ इस तरह से, फिर इसकी एनर्जी कुछ अलग है, E= वो नाम देता हूँ इसको, E=hν, ऐसी एनर्जी। दूसरा, यहाँ से फिर कुछ फोटॉन्स आ रहे हैं इसके ऊपर भी,
ये फोटॉन्स, और इसकी एनर्जी है E इक्वल टू h न्यू, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसी टाइप के फोटॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, और इसकी एनर्जी कितनी है E इक्वल टू h न्यू, मतलब डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब हम यहाँ से कहते हैं कि जो पहला है, ये जब प्रकाश इसके ऊपर आता है तो इस ऊर्जा को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़ करके बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आने वाले प्रकाश की आवृत्ति, इसकी पहली आवृत्ति निश्चित मान आवृत्ति से कैसी है, कम। इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से जो अट्रैक्शन लग रहा है इस सरफेस से, उसको तोड़ने के लिए इससे अधिक एनर्जी इसको चाहिए, एब्जॉर्ब भी कर लेगा लेकिन ये बाहर नहीं आ पाएगा। दूसरे प्रकाश की बात करें जैसे कि E इक्वल टू h न्यू, तो ये इसकी आवृत्ति जो है, ये दहली आवृत्ति कैसी है, न्यू टू इक्वल टू दहली आवृत्ति को न्यूज़र शो करते हैं, न्यूज़र से बराबर। तो क्या होगा, जैसे ही फोटोन आएगा तो उसके आते ही इस इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की एनर्जी को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो तुरंत क्या करेगा, यहाँ से ये इजेक्ट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सपोज जैसे आने वाला इसकी एनर्जी जो है मैं बोल देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ से इसको बाहर निकलने की जो ऊर्जा है, ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस सारी एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ग्रहण करेगा, ग्रहण करते ही ये यहाँ पर जाएगा नहीं, तुरंत बाहर निकल के यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा। तीसरे प्रकार की बात करते हैं। तीसरे प्रकार में He3 ऊर्जा का प्रकाश डाला, मान लिया इसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी कितनी है, यहाँ पर ये आपकी 6 इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी का प्रकाश इसके ऊपर आता है, ठीक है। और यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी चाहिए। तो क्या होगा, इस एनर्जी में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अब क्या है, बची थी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो जाएगी कहाँ, तो वो एनर्जी जो होगी वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, मतलब यहाँ से निकलने वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी है, जूल होता है, जिनको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। इसका मतलब कि अगर डिफरेंट एनर्जी का फोटॉन्स इसको ऑपरेट होता है तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है यहाँ पर डिफरेंट। साथ ही ये चीज़ को ध्यान रखना कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब जो यहाँ मेटल पे था उसको तो सरफेस पे था वो तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब बाहर निकलना होगा इनको तो पहले इनको सरफेस पे आना पड़ेगा, और सरफेस पे आने के लिए भी इनको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। मान लिया कि इस दूसरा फोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करके बाहर निकालना चाहता है, तो क्या होगा, इसको एनर्जी देगा, एनर्जी देकर इसको यहाँ से यहाँ तक दे के आएगा। मान लिया ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की एनर्जी दे करके इसको सरफेस पे दे रहा है, और सरफेस से बाहर निकलने के लिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और चाहिए, कुल कितनी हो गई, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना रहा 6, तो 6 में से 5 गए तो कितना, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी लेकिन पहले वाले से कम। तो इस प्रकार से हमें कह सकते हैं डिफरेंट लाइट से डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ ये इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितनी अंदर से जो है बाहर आ रहा है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब, इसीलिए इनकी एनर्जी कैसी होती है, डिफरेंट। लेकिन जब तक आने वाले प्रकाश की आवृत्ति, आने वाले फोटॉन की आवृत्ति इस दहली आवृत्ति से कम है, तब तक यहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी उत्सर्जित नहीं होगा, बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो क्या कह सकते हैं हम दहली आवृत्ति के बारे में, दहली आवृत्ति वो आपके प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डालने पर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते, उसे हम बोलते हैं दहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये निर्भर करती है इस जो प्रकाश सुग्राही जो आपका पदार्थ या जो ये मैग्नेटिक सरफेस है इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा, उस नेचर को डिपेंड करती है। डिफरेंट मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू भी कैसी होती है, डिफरेंट। इसके बाद में एक और इसमें चीज़ आती है, वो है आपका कार्यफलन वर्क फंक्शन। इससे रिलेटेड टर्म्स ये है कार्यफलन वर्क फंक्शन। क्या है वर्क फंक्शन? हमने यहाँ जैसे कहा कि भाई
यहाँ से जो फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटॉन्स की एनर्जी को ये ग्रहण कर रहा है। जैसे गहरी आवृत्ति थी वैसे ही आपका वर्क फंक्शन भी है। तो वर्क फंक्शन क्या है? ये होती है ऊर्जा और वो न्यूनतम ऊर्जा। ये दोनों चीज़ें लगभग दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ हम बात कर रहे हैं आवृत्ति की। आवृत्ति बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। इसमें बात करते हैं आवृत्ति, इसमें बात करते हैं ऊर्जा। तो आने वाले फोटॉन की वो न्यूनतम ऊर्जा जिससे कम ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर डाले जाने पर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें कार्यफलन के बराबर की ऊर्जा यहाँ पर देनी ही हो। ठीक है, ये कहलाती है आपके वर्क फंक्शन कार्य। इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, लेकिन आगे हम इसकी बात करेंगे, कार्यफलन की ऊर्जा की बात करेंगे, आवृत्ति की बात करेंगे, इसमें हम उसको दो अलग अलग प्रकार से सीखेंगे। तो कार्यफलन वो न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए आवश्यक होती है वो उसका कार्यफलन कहलाती है। और गहरी आवृत्ति वो न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाले जाने पर उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित डिपार्ट नहीं होते, इजेक्ट आउट नहीं होते। कार्यफलन भी डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट था। सबसे कम कार्यफलन जो होता है वो सीजियम का, क्षारीय धातु में आता है, और सबसे अधिक कार्यफलन जो होता है वो होता है प्लेटिनम। यही कारण है कि हम इसके बेरियम ऑक्साइड या सीजियम आदि पदार्थों का लेप कर देते हैं किसी मेटल सरफेस पर। ये होता है आपका, ये दो चीज़ें हैं। साथ ही साथ कुछ और इससे में एस्यूम्पशन माने गए हैं। अगला जो एस्यूम्पशन है उसमें ये कहा गया कि एक फोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही जनरेट कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपने फोटॉन दे दिए तो मतलब यहाँ से हुआ था, यहाँ में का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 6 में 2 चाहिए इसको, तो 2 लेके बाहर निकल गया, फिर 2 बचा, कितना 4 में 2 फिर गया, फिर इलेक्ट्रॉन और निकल गया, फिर बचा 2 को ग्रहण करके फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर निकल गया। ऐसा नहीं, एक फोटॉन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यहाँ एक फोटॉन की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर आने के लिए चाहिए थी, निकल गई, और 2 इलेक्ट्रॉन के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके सरफेस पे आया, फिर सरफेस से बाहर निकले 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर चाहिए, फुल एब्जॉर्प्शन किया इसने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, आया था 6, जैसा कितना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तब कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है एक ही फोटोन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाए। एक इलेक्ट्रॉन से केवल एक फोटोन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में जो आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन। सारी सटीक चीज़ों ध्यान रखना। हम आगे बात करेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता बढ़नी। तो तीव्रता बढ़ने से मतलब यहाँ पर क्या है? तीव्रता बढ़ने से मतलब है कि मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दी है, फोटॉन की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन इस कंडीशन में ऊर्जा नहीं बढ़ेगी, ऊर्जा अभी भी वैसी की वैसी है। कई बार ये थोड़ी सी सोचने में बात आ जाती है कि भाई ऊर्जा बढ़ गई है ना, आने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ गई, ऊर्जा हम कहीं उसको रिलेट कर दें, लेकिन एक्चुअली ये चीज़ डिफरेंट है। ऊर्जा यहाँ अलग चीज़ है और जो आपकी ये इंटेंसिटी है वो अलग चीज़। ऊर्जा होती है एक फोटॉन की ऊर्जा E होती है। हर जो ईच फोटॉन जो आ रहा है उसमें हर फोटॉन की एनर्जी कितनी है, E=h। ठीक है, तो यहाँ तीव्रता बढ़ने से मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उनमें इंक्रीमेंट हो जाना, उनका इंक्रीज हो जाना। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे हो भाई, मैंने कहा कि इसके आप गहरी आवृत्ति से कम है, मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़ा लो। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऊर्जा नहीं बढ़ेगी। आप समझ ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फिर वो जो ऐसा नहीं होगा ना, फ्रीक्वेंसी तो वैसी की वैसी है, ईच फोटॉन की एनर्जी भी फिक्स है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा तो ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन इस ग्रहण करता रहेगा, एक आया एक को ग्रहण किया, 2 आया 2 ग्रहण किया, 3 आया 3 को ग्रहण किया, ऐसा कभी नहीं होगा। चीज समझ भौतिकी यही कहती है, चीज समझ फिजिक्स कहती है भाई फोटॉन आते रहने चाहिए, और जब इसके इतनी ऊर्जा कलेक्ट हो जाए इसके पास कि भाई मिल जाए इसको तो बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। गहरी आवृत्ति से कम आवृत्ति के प्रकाश के बगैर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। तो एक फोटॉन से केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकता। कुछ एक चीज़ और कि जैसे ही फोटॉन यहाँ स्ट्राइक करेगा, यहाँ पर आएगा, जैसे आया इस एनर्जी को जिस इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण किया ये बाहर निकल गया। मतलब आपके फोटॉन के आपतन होने में, इसके स्ट्राइक होने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट आउट होने में, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में यहाँ किसी प्रकार से कोई टाइम ले, कोई समय पश्चिमा यहाँ पर नहीं होती है। बिल्कुल यहाँ पर कॉमन सी चीज़ यहाँ पर
देखते रहते हैं कि भाई इधर फोटोन आया, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। ठीक है, तो ये होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हमने कुछ डेफिनेशन देखी। अब हम स्टेप बाय स्टेप इनको हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, हम उसकी चर्चा करेंगे, जिसमें इजीली ये तो अभी अपन ने कहा है भाई देख करके ये चीज़ें कहीं बार कुछ एक्सप्लेनेशन इसमें माने, इनको प्रूव भी तो करना पड़ेगा। इसका एक एक्सपेरिमेंट है हॉलवेक्स और लेनार्ड का प्रयोग। उसने जो है डिफरेंट मेटल ली, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ली, डिफरेंट इंटेंसिटी ली, और हर बार इसको क्या किया, स्टडी। ठीक है, और इसके बाद में जो है हम स्टडी करेंगे आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके आधार पर हम इजीली जो भी हमने कहा है अभी यहाँ पर उसको हम जो है प्रूव करेंगे। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।